फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशबुक के एक और नए क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और हमारा आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कहा गया है बैंक का ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, हमारी एक एंट्री से बैंक के ओवरड्राफ्ट की दी हुई है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसमें से एक न एक एंट्री एग्जाम में एक बार पूछ ही ली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम यह सोनी है और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंट्री क्या है। सो कम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमारा इसमें सबसे पहले कहा गया है 2020 मार्च 1 की एंट्री हमें दी हुई है। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिटेड इन बैंक, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹7,000, पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किया है 7,000 का और पेमेंट किया है किसके थ्रू, चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है। ठीक है, सेकंड वाली में हमें कहा गया है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने बैंक से पैसे निकाले हैं किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि अपने निजी खर्चों के लिए। गुड्स सोल्ड टू राजा, हमने राजा को गुड्स बेचा, मतलब कि हमने माल बेचा है राजा को। राजा डिपॉजिटेड द फुल अमाउंट डायरेक्टली इनटू बैंक, हमने राजा को माल बेचा और राजा ने जितने भी हमारे पैसे बने थे उतने हमारे पूरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, अगले एंट्री में कहा गया परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ मेड बाय डेबिट कार्ड। यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड के द्वारा गुड्स को परचेज किया है। ठीक है, अगले एंट्री में हमें कहा गया बैंक चार्जेस, मतलब कि बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए हैं, वो भी हमें यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो आइए हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फॉर्मेट पहले से ही तैयार करके रखा है कैशबुक का, और ये हमारी डबल कॉलम कैशबुक है कैश और बैंक की। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले इसके पहले की वीडियो में हमने बात कर चुका है कैशबुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि क्यों ये रिसिप्ट का साइड है और ये क्यों पेमेंट का साइड है। ठीक है, और कैश और बैंक और इन दोनों ही तरफ के बारे, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड के बारे में हमने बात कर चुका है इसके पहले की वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ कैशबुक डाल करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो आप इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सारे क्वेश्चन आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें और ये है इसका फॉर्मेट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहली जो एंट्री है वो दी हुई है कैश इन हैंड। इसका मतलब कि हमारे हैंड में कितना कैश है वो हमें बताया गया है। ठीक है, डेट हमें दिया हुआ है 2020 मार्च 1 तारीख दिया है, मार्च की 1 तारीख। हमें कहा गया कैश इन हैंड, मतलब कि हमारे कैश इन हैंड कितना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो हमारा कैश इन हैंड कितना दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कैश इन हैंड दिया है 29,600। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कहा गया कैश इन हैंड। ठीक है, तो हमारे हैंड में अगर कैश कहा गया है तो कैश के बारे में बात हुई है तो हम इसे कैश के कॉलम में लिख देंगे 29,600। अगली एंट्री में हमें कहा गया बैंक का ओवरड्राफ्ट, जैसे कि हमने बात किया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बैंक का ओवरड्राफ्ट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक का ओवरड्राफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब दोस्तों, एक बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, BOI। उसने क्या किया है, उसने एक एक्स है जो कि वहाँ पे पैसे को जमा करता है। ठीक है, एक एक्स नाम का बंदा है जो कि बैंक ऑफ इंडिया में अपने पैसे को जमा करता है। ठीक है, अब ये जो एक्स है ये बैंक को पैसे जमा करता है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जो एक्स की जो फाइनेंशियल स्टेटस है बैंक की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छी है। ठीक है, मतलब कि हमेशा जितना भी इसने लोन वगैरह लिया है वो उसने समय समय पर चुका दिया है। जितने भी इसने EMI वगैरह ली है उन सभी को इसने अच्छे से जल्दी चुका दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया,
इसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। कैसी फैसिलिटी कि इसके अकाउंट में अगर मान लीजिए कि 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं, तो बैंक ने इसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है 25,000 की। मान लीजिए बैंक ने इसको 25,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो अब अगर इसके बैंक में 30,000 है, ठीक है, अगर इसके बैंक में 30,000 है, अकाउंट में केवल 30,000 है, लेकिन अगर इसे किसी भी अपने ग्राहक को या किसी भी कंपनी को 50,000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है, तो ये 50,000 रुपीज़ का चेक जो है वो दे सकता है। अगर बैंक ने इसे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की होती तो 30,000 के चेक के बदले में अगर वो 50,000 का चेक देता तो ये चेक डिसऑनर्ड हो जाता, मतलब कि चेक बाउंस हो जाता अगर बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड की होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक ने इसे फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। किस चीज़ की? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये जो 20,000 रुपीज़ है ये माइनस में जाएगा, लेकिन उस वक्त इसका जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बैंक, अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक अपने ग्राहकों को, बैंक के जितने भी कस्टमर्स होते हैं, बैंक उन्हें क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप हाँ इतने लिमिट तक, एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि हाँ आप इतने लिमिट तक आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उसके ऊपर आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाद में उनसे उतने पैसे के बदले, उतने पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे ले लेती है, ठीक है। तो मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें बैंक का, हमने जो भी ओवरड्राफ्ट का यूज़ किया है हमें बाद में उसका भुगतान करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें अगली एंट्री क्या है। तो हम अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर डेट हमें वही दी हुई है 2020 मार्च 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसे भुगतान के पक्ष में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट का हमें भुगतान करना पड़ता है। बैंक अभी तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, लेकिन एक न एक दिन हमें उस पैसे को बैंक को वापस देना होगा। तो ये हमारा लिख देंगे हम इसे पेमेंट के साइड में, बाय बैलेंस BYD, हमें क्योंकि इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब बैंक का ओवरड्राफ्ट तो हम इसे किस साइड में लिखेंगे, बैंक के साइड में लिख देंगे 4,100 रुपीज़ से। अब हमें कहा गया है डिपॉजिटेड इन बैंक। अब 2 तारीख को हमें कहा गया है डिपॉजिटेड इन बैंक। दोस्तों इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था हमने उसमें बात की थी कि कैश बुक को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले उसकी उस एंट्रीज़ की जर्नल एंट्री बना लें। तो आइए हम इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाते हैं तो डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो अगर इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक में हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो बैंक का अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट। यहाँ पर हमारा ये हो गया। तो जब भी हम जब भी हम ऐसा लेन देन करते हैं जिससे कि हमारा कैश का साइड भी और बैंक का साइड, इन दोनों ही साइड में एक साइड बढ़े एक साइड घटे, जब भी हम ऐसी एंट्री करते हैं तो हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री है? ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, जिसे हम प्रति प्रविष्टि भी कहते हैं। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है जिसे हम प्रति प्रविष्टि भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो हमारा कैश का साइड क्या हो रहा है, घट रहा है। टू कैश, बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है, टू कैश का अकाउंट, टू कैश का अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हमने कैश लिखा है, ठीक है, कैश अगर हमने लिखा है तो हम किस साइड में एंट्री करेंगे, कैश के अपोजिट साइड में, बैंक साइड में। तो यहाँ पर टू कैश का अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक के साइड में हम एंट्री कर देंगे कितने अमाउंट से, 15,000 से। 15,000 यहाँ पर हमें दिया हुआ है बाई 2 तारीख डेट दी हुई है, बाई बैंक का अकाउंट, और बैंक कर दिया है तो हम किस साइड में एंट्री करेंगे, इसके अपोजिट साइड में, कैश के साइड में। तो कैश में 15,000। अब हमें अगली एंट्री जो है वो दी हुई है गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹7,000 पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम माल खरीदते हैं और चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों अगर कभी भी आपको केवल चेक प्राप्त हो और आपने उसे बैंक में जमा नहीं किया है तो आप उसकी एंट्री बैंक के साइड में नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने माल खरीदा है और बैंक के द्वारा आपने पेमेंट ही किया है, तो चेक के द्वारा अगर आपने पेमेंट किया है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, ठीक है।
तो आपने गुड्स को परचेस किया है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो परचेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने गुड्स को परचेस किया और आपने चेक दिया है ना, तो चेक हम जब भी देते हैं तो बैंक से हमारे पैसा जाता है, तो टू बैंक का अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमने यहाँ पर माल खरीदा है तो हमने भुगतान किया है, 8 तारीख डेट दी हुई है, बाई परचेस का अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे, बाई परचेस का अकाउंट। और इसके अपोजिट साइड में क्या दिया है, बैंक का अकाउंट दिया है, तो हम बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री कर देंगे। कितने अमाउंट से, 7,000 से, 7,000। हमें अगले एंट्री में कहा गया है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो दोस्तों हमने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं, तो इसका मतलब कि ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट टू, पैसे हमने कहाँ से निकाले हैं, हमने पैसे बैंक से निकाले हैं, तो टू बैंक का अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट टू बैंक का अकाउंट, यहाँ पर हम लिख देंगे। और ड्राइंग्स निकाली है मतलब कि हमने पैसे को निकाला है, कहाँ से निकाला है, बैंक से निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं बैंक से, ठीक है। तो इसका मतलब कि निजी प्रयोग के लिए निकाल लें, तो इसका मतलब कि हम भुगतान ही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या डेट हमें दी हुई है, यहाँ पर हमें डेट दी हुई है 10 तारीख की, यहाँ पर हमें डेट दी हुई है 10 तारीख, बाई ड्राइंग्स का अकाउंट, ठीक है, बाई ड्राइंग्स का अकाउंट, यहाँ पर हम लिख देंगे बाई ड्राइंग्स का अकाउंट। कितने, और हमने कहाँ से निकाले, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक का अकाउंट हमने किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट के जस्ट अपोजिट जो अकाउंट है हम उस कॉलम में इसकी क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो बाई ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट यहाँ पर हमने लिख दिया है भुगतान के पक्ष में। अब बैंक के साइड में हम क्या कर देंगे, इसके जो भी अमाउंट है उसे लिख देंगे 2,000 रुपीज़। यहाँ पर हमें कहा गया है, अब हमें कहा गया गुड्स सोल्ड टू राजा, हमें कहा गया गुड्स सोल्ड, पर हमें कहा गया गुड्स सोल्ड टू राजा, मतलब कि हमने राजा को माल बेचा है। तो अगर हम माल बेचेंगे तो इसकी एंट्री होगी, राजा को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू राजा। इसका मतलब कि हमने गुड्स सोल्ड टू राजा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो एंट्री दी हुई है गुड्स सोल्ड टू राजा, हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश बुक में हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम इसमें केवल नकद व्यवहारों का ही लेखा करते हैं, ठीक है। और हमने क्या सीखा है जर्नल एंट्री के वीडियो में, कि हमने अगर हमें किसी भी व्यक्ति का नाम दिया हो, इसका मतलब कि क्या है, हमने उधारी का व्यवहार किया, ठीक है। मतलब कि हमने राजा को माल तो बेचा है, लेकिन किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, मतलब कि उधारी पर हमने राजा को माल बेचा है। तो जो भी उधार व्यवहार होते हैं उसे हम कैश बुक में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो नहीं होगी। अगला हमें क्या कहा गया, राजा डिपॉजिटेड द फुल अमाउंट डायरेक्टली इनटू बैंक। राजा को इससे पहले वाली जो भी एंट्री थी उसको हम इस कैश बुक में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगले ही एंट्री में कहा गया है कि राजा ने पूरे पैसे 15 तारीख को माल खरीदा, 15 तारीख को राजा ने माल खरीदा और 20 तारीख को उसने पूरे के पूरे पैसे हमारे बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे तो हमें यहाँ पर कैश मिल रहा है, लेकिन कैश कहाँ पे मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है, कैश हमें बैंक में मिल रहा है। तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, देने वाला कौन है, राजा है देने वाला, टू राजा का अकाउंट। तो यहाँ पर हमें प्राप्ति हो रही है, ठीक है। किससे प्राप्ति हो रही है, राजा से प्राप्ति हो रही है 20 तारीख को, टू राजा का अकाउंट, और यहाँ पर हमें राजा के जस्ट अपोजिट दिया है बैंक का अकाउंट। तो हम यहाँ पर किस कॉलम में एंट्री करेंगे, बैंक के कॉलम में हम एंट्री कर देंगे। टू राजा है तो 25,000 उसने हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए, ठीक है। तो हमें अगली एंट्री में कहा गया परचेज गुड्स वर्थ ₹2,800 मेड बाय डेबिट कार्ड। तो दोस्तों ये हमारा कुछ अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग नहीं, ये वाला भी हमारी एंट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें केवल कहा गया है कि हमने माल खरीदा है, लेकिन पेमेंट हमने डेबिट कार्ड के द्वारा किया है, ठीक है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, हमारा कोई भी कार्ड हो, ठीक है, ATM कार्ड वगैरह कोई भी कार्ड हो, ये सब हमारे अटैच किससे होते हैं, ये सब हमारे बैंक के अकाउंट से अटैच होते हैं, ठीक है।
अगर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पैसा जो है वो हमारे कहाँ से कटेगा, पैसा हमारे बैंक से ही कटेगा, पैसा हमारे बैंक के अकाउंट से ही कटेगा अगर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा माल को खरीदते हैं या माल को बेचते हैं, इसका मतलब कि हमारा जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो हमारे बैंक में आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान किया है। तो हमने यहाँ पर अगर इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट हमने परचेज किया है, लेकिन पेमेंट हमने डेबिट कार्ड के द्वारा किया है। तो अगर डेबिट कार्ड के द्वारा हम पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे बैंक के अकाउंट से जाएगा टू बैंक का अकाउंट। हमने यहाँ पर क्या किया है, भुगतान किया है। तो हम इसे भुगतान के पक्ष में लिखेंगे। क्या डेट है हमारी, 25 तारीख को, बाई परचेस का अकाउंट टू बैंक का अकाउंट हमें दिया है। यहाँ पे परचेस का जस्ट अपोजिट हमारा दिया है बैंक का अकाउंट, तो इसकी एंट्री बैंक कॉलम में करेंगे। कितने अमाउंट है, 2800 से 2800 कॉमन है। अगली एंट्री हमें दिया है बैंक चार्जेस। इसमें हमें कहा गया कि बैंक ने हमसे पैसे चार्ज किए हैं, तो अगर बैंक ने अगर पैसे हमसे चार्ज किए हैं तो बैंक ने चार्ज किए मतलब कि बैंक चार्ज कर रहा है। ये बैंक जो चार्ज करे वो हमारे क्या होगा, खर्चे हो गए बैंक चार्जेस का। इसका अकाउंट डेबिट टू बैंक ने से चार्ज किया है। ठीक है, तो टू कैश का अकाउंट बैंक ने से अगर चार्ज किया है तो बाई बैंक का अकाउंट, क्योंकि बैंक को हम भुगतान कर रहे हैं तो बाई बैंक का अकाउंट। यहाँ पर हम कैश के साइड इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या लिखा है, बैंक ने हमसे कैश में चार्ज किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 210 रुपीज़। अब हम आइए इसकी टोटल कर लेते हैं। तो हमारा इस साइड का जो कैश दिया हुआ है वो हमें केवल दिया हुआ है 29,600 रुपीज़। 29,600 यहाँ पर हमें इस तरफ दिया है। अगर हम इस तरफ की कैश की बात करें तो 15,210 रुपीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, 15,210 रुपीज़ हमें दिया हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम इस साइड का जो कैश है इस साइड के कैश से माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले बाई बैलेंस C/D लिख देते हैं। यहाँ पर हम बाई बैलेंस C/D और 29,600 में से 15,200 को माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे शायद कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर हमने बैंक ने हमसे चार्ज किया है। ठीक है, तो अगर बैंक ने हमसे चार्ज किया है तो हम कैश में तो पेमेंट नहीं करेंगे। बैंक ने चार्ज किया है तो हम बैंक को ही पेमेंट करेंगे, बैंक को ही पैसे देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बैंक के कॉलम में एंट्री होगी। ठीक है, तो 210 रुपये बैंक के कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर केवल कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब 15,000 में से अगर 29,600 हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 14,600 हमारा आ जाएगा। 14,600 हमारा आ जाएगा। तो अगर हम 14,600 में 15,000 को जोड़ देते हैं, 14,600 में अगर हम 15,000 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, दीजिए क्योंकि हमारा 15,000 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, गलती से लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 29,600। तो हमारी जो बैलेंस वाली अमाउंट होती है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा रोकड़ से मतलब कि हमारा कैश का जो बैलेंस है वो कितना है, हमारा कैश का बैलेंस है 14,600। इसी तरह आइए हम अपना बैंक के साइड का भी देख लेते हैं कितना है। तो हमारे बैंक की साइड का अगर हम बात करें तो 25,000 प्लस 15,000, 25,000 प्लस 10,000, 35,000 प्लस 5,000 हो गया हमारा कितना, 40,000। ठीक है, इस तरफ को माइनस करेंगे तो 7,000, 2,000, 9,000, 9,000, 11,800। तो दोस्तों हमारा इस साइड का जो टोटल आ जाएगा वो आएगा यहाँ पर हमारा हो गया 11,800 प्लस 200, 12,010 रुपीज़। 12,010 रुपीज़ में हम अगर 4,100 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 16,000, हमारा आ जाएगा 16,000
16,110 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 40,000 में से 16,110 रुपीज़ माइनस कर देते तो हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा? तो हमारा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 23,000। तो हमारे यहाँ पर बैलेंस रहेगा 23,819 रुपीज़ का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कैश साइड का भी जो अमाउंट है वो आ गया। यहाँ 16,110 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमने बैलेंस का अमाउंट लिख दिया। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 40,000। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर 40,000 आ जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट और इतना ज़रूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बहुत ज़्यादा आसानी से। तो दोस्तों कैज़ुक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस इसमें बहुत सारे माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ लेंगे तो हमारा कैज़ुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सारे लेन देनों का जो भी लेन देन होते हैं उनके हम लेज़र में एंट्री करते हैं। ठीक है, कैसे हम इन सभी की लेज़र में एंट्री करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।